आपातकाल यानी हमारे लोकतंत्र के लिए वो समय जो कि हमारे डेमोक्रेसी का सबसे डार्केस्ट आवर था, वो परीक्षा जो बड़ी मुश्किल से भारत के लोकतंत्र ने पास की थी। 25 जून से लेकर लगभग 21 मार्च 1977 तक 21 महीने तक हमारे लोकतंत्र में आपातकाल लगा रहा। किसने लगाया? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाया। क्यों लगाया? इसके अलग अलग कारण बताए जाते हैं। देखिए, इसका एक कारण इंदिरा गांधी के चुनाव से जुड़ा हुआ है। इसकी हेडिंग्स आप देख सकते हो, प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने भी बोल दिया था कि राष्ट्रपति जी आपातकाल लगा चुके हैं, यानी हम आपातकाल की तरफ बढ़ चुके हैं। कौन सा आपातकाल है? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 के अंदर, जिसमें पहले ग्राउंड्स थे कि आप युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा सकते हैं। बाद में इसमें ग्राउंड्स आए कि आप युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र क्रांति यानी कि आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर आपातकाल लगा सकते हैं। 44th अमेंडमेंट में बेसिकली ये बदलाव आया आपातकाल हटने के बाद। बट प्रमुख तौर से आपातकाल क्यों लगाया गया? क्योंकि लगातार 1970s में विरोध हो रहा था। देखिए, 1974 के आसपास जब आप देखेंगे भारत की अर्थव्यवस्था को, तो कृषि यहां पर बुरे हाल में थी, ड्रॉट्स, सूखे पड़ रहे थे और अर्थव्यवस्था का बुरा हाल था। इन सब चीजों का फायदा उठाते हुए बेरोजगार आपके जो थे उनको, बेरोजगारों को यहां पर ये लग रहा था कि हाँ बेरोजगारी तो है लेकिन नौकरियां नहीं है, नौकरियों की कमी थी। इन सारी बातों को देखते हुए इन्फ्लेशन आप देखेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ चुका था, आपूर्ति मांग पूरा बिगड़ चुका था मामला। इसके साथ साथ आंदोलन शुरू हो गए, जैसे जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार से क्रांति शुरू होकर गुजरात फैली और फिर पूरे भारत में फैलने लगी। एक तो इसका डर इंदिरा गांधी को सता रहा था। इसके साथ साथ एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में जून 1975 में आती है। इसमें इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी राजनारायण, जिन्होंने इलाहाबाद में ही चुनाव लड़ा था, इंदिरा गांधी और राजनारायण ने, तो यहां इंदिरा गांधी ने, ऐसा राजनारायण ने एलिज किया याचिका में कि इंदिरा गांधी ने सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए यहां पर चुनाव लड़ा और इसके बाद आप देखोगे कि जो इंदिरा गांधी हैं वो जीत गई और इसीलिए यहां पर चुनाव याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में राजनारायण ने लगाई, ये कहते हुए कि इंदिरा गांधी ने सरकारी संसाधन का दुरुपयोग किया जो आप नहीं कर सकते और दैट्स वाई इंदिरा गांधी का चुनाव खारिज होना चाहिए। क्योंकि इंदिरा गांधी सरकारी जीप पर टहल कर लोगों को यहां पर ग्रीट कर रही थी। सो दैट इज वाई ये क्लियर हो गया कि हाँ, इंदिरा गांधी ने 1971 के अपने चुनाव में कुछ दुरुपयोग तो सरकारी संसाधन का किया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनका चुनाव खारिज किया। मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चुनाव को यहां पर इस पर कंडीशंस लगा दी। प्रधानमंत्री को कहा कि आप क्योंकि प्रधानमंत्री हैं तो आप प्रधानमंत्री बने रहेंगे, लेकिन इसके साथ में आपका जो चुनाव है उसके द्वारा आपको लोकसभा की जो सीट मिली है उस लोकसभा का सीट इसका इस्तेमाल करते हुए आप मतदान नहीं कर सकती, यानी परिस्थितियां प्रधानमंत्री के ऊपर लगा दी गई। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इंदिरा गांधी ने यहां एक संवैधानिक संशोधन 38 संवैधानिक संशोधन 38वां संवैधानिक संशोधन लाने की कोशिश की गई है। इससे इंदिरा गांधी ने यह कहा, देखिए इसमें संवैधानिक संशोधन में यह बात आई कि अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष, अगर इनके चुनाव हो रहे हैं तो इनके चुनाव सुप्रीम कोर्ट में जाकर खारिज नहीं किए जाएंगे, राइट। तो ये कहते हुए ये बात स्पष्ट हो गई कि इंदिरा गांधी खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। लेकिन इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण जो केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उसमें इस संवैधानिक संशोधन को भी खारिज कर दिया गया और यह भी कह दिया गया कि पार्लियामेंट की अमेंडमेंट की जो पावर है वो लिमिटेड है, संसद के संशोधन की ताकत सीमित है और इसलिए ऐसा कोई संशोधन नहीं ला सकते क्योंकि ये मूलभूत ढांचा सिद्धांत को प्रभावित करेगा। और फिर इसके आधार पर इंदिरा गांधी के चुनाव पर दोबारा बादल के घेरे गिर गए और इसीलिए यहां पर इंदिरा गांधी शायद ज्यादा तत्पर थी कि जल्दी से ये चुनाव यहां पर जल्दी से ये इस तरीके का आपातकाल लगा दे आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करते हुए मध्य रात्रि के बीच ही, और इससे यहां पर आप देखोगे कि इनकी सीट सुरक्षित हो जाए, आपातकाल लग जाए, ये पावर में भी बनी रहे और फिर विपक्ष पर एक कड़ा रिएक्शन भी हो सके। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था का बहाना बनाया गया। फखरुद्दीन अली अहमद आप देखेंगे इस समय पर भारत के राष्ट्रपति थे 1974 से 77 तक और इन्हीं के द्वारा यहां पर
अनाउंस किया गया कि राष्ट्रपति जी यहां पर आपातकाल लगा चुके। बहुत सारे ऐसे लीडर थे प्रोमिनेंट, जयप्रकाश नारायण हो, मोरारजी हो, आडवाणी हो, अशोक, तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे जिनको यहां पर जेल में डाला गया। और इससे आप देखते हो कि इस वजह से यहां पर आपातकाल तो लगा ही सही, साथ साथ बहुत सारे हितधारक इस आपातकाल के लगाए जाने की वजह से भारत के लोकतंत्र में काफी प्रभावित हुए, क्योंकि आपातकाल लगाते ही ये प्रावधान है। देखिए अभी आपातकाल का क्या प्रावधान है, अगर 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो 358 आर्टिकल के हिसाब से आर्टिकल 19 का प्रभाव उसी समय पर हट जाता है, और अगर 352 के हिसाब से राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो इनफैक्ट आर्टिकल 20 और 21 नहीं हटेंगे 44 संवैधानिक संशोधन के हिसाब से। लेकिन राष्ट्रपति जिस संवैधानिक अधिकार के बारे में अपने आदेश में निलंबित करने की बात करेंगे, वो संवैधानिक अधिकार यहां पर निलंबित हो जाएगा। ये सारी बातें आर्टिकल 358, 359 में लिखी गई हैं, और ये सारी बातें 44 संवैधानिक संशोधन के बाद की कहानी है। इसके पहले जब यह आपातकाल लगा था उस समय पर तो लोगों का आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 22 सब कुछ प्रभावित हुआ था, यानी लोगों का जीवन जीने तक का अधिकार प्रभावित हुआ था, क्योंकि लाखों लोग जेल में डाले गए। इसका एक काला अध्याय एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 के जजमेंट से भी हमें दिखाई देता है, जब आर्टिकल 21 को भी संरक्षित नहीं किया गया। तो व्यापक गिरफ्तारियां हुई, व्यापक यहां पर दमन हुआ, बहुत से लोगों को जेल में लंबे समय तक रखा गया, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया, सेंसरशिप के प्रावधान आए। इतना ही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस ने तो इस समय पर विरोध में पूरा इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर ही खाली छपवा दिया कि छपवाए क्या, जब हर चीज पर सरकार सेंसस लगा रही है तो हम कुछ छाप ही नहीं सकते। पहले से जैसे ब्रिटिश काल पर हर चीज की सेंसर होती थी, वैसे ही हर चीज की सेंसरशिप यहां पर की गई। इतना ही नहीं, संवैधानिक ढांचे को भी बदला गया 42 संवैधानिक संशोधन को लाकर। देखिए 42 संवैधानिक संशोधन को लाकर यह कहानी बनाई गई कि लोग अपने अधिकारों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन लोग अपने कर्तव्यों के बारे में नहीं जानते। इसलिए मौलिक कर्तव्य यहां आर्टिकल 51 कैपिटल ए के अंदर 10 मौलिक कर्तव्य स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जे तक नए डाले गए इसी संवैधानिक संशोधन के द्वारा। और इनफैक्ट ये मौलिक कर्तव्य ही नहीं डाले गए, इसमें बहुत सारे राज्य सूची के विषय जैसे शिक्षा, पर्यावरण, वन्य जीव संरक्षण, वेट्स एंड मेजर्स, वजन व मानक, न्याय प्रणाली, ये सब राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में विषय डाल दिए गए, ताकि इन विषयों में सिर्फ राज्य नहीं केंद्र सरकार भी विधेयक बना सके और राज्य सरकारों की ताकतों को छीन सके। न्याय प्रणाली को साइड में करने के लिए न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स भी गठित किए गए आर्टिकल 323A वत आर्टिकल 323B को लाकर। इतना ही नहीं, लोकसभा विधानसभा के कार्यकालों को भी छेड़ा गया और इनके कार्यकाल भी इमरजेंसी को देखते हुए 5 से 6 साल तक बढ़ा दिए गए। इसी के साथ साथ इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी इस इमरजेंसी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संजय गांधी के हिसाब से जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां हैं ये सब खराब दिखती हैं, ब्यूटिफिकेशन नहीं होता शहर का, तो झुग्गी झोपड़ियों को जबरदस्ती हटाया गया। इतना ही नहीं, फैमिली प्लानिंग पर ध्यान दिया गया और लोगों का फोर्सफुल स्टेरिलाइजेशन यानी कि मेल्स को पकड़ कर जबरदस्ती यहां पर नसबंदी करवाई गई, ये कहकर कि इससे जनसंख्या नियंत्रण हो रही है और इससे भारत के लोकतंत्र में कुछ अच्छा हो रहा है। यानी लोकतंत्र में हमारी चॉइस, हमारी आजादी की तो कोई वैल्यू रही नहीं, राइट। इसके बाद आप देखते हो इंदिरा गांधी की काफी आलोचना होने लगी, देश विदेश से इनको पत्र आए कि आपातकाल हटाओ, तब जाकर इन्होंने फाइनली आपातकाल हटाया और चुनाव की घोषणा की। लेकिन इन्होंने ऐसी चीजें कर दी थी आपातकाल के समय पर कि अब इनका चुनाव में हारना निश्चित था। वही देखा गया, जनता पार्टी बनाई गई मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, जिनका लंबा सपना था कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। आखिरकार 1978 में ये जो चुनाव हुए, सरकार बनी 1978 की, उसके बाद मोरारजी देसाई यहां पर प्रधानमंत्री बने जनता पार्टी की तरफ से, और एक कोलिशन, एक गठबंधन आया। यहां पर एक शाह कमीशन, एपी शाह आयोग बिठाया गया इमरजेंसी के दुरुपयोग को देखने के लिए कि कहां तक इमरजेंसी सही थी लगाना। इंदिरा गांधी को, उनके बेटों को यहां पर सवालों के लिए बुलाया गया इस आयोग के सामने। इतना ही नहीं, अब आपातकाल से जो दुरुपयोग हुआ उसको ठीक करने के लिए 44वां संवैधानिक संशोधन भी लाया गया। इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 352, आर्टिकल 358, आर्टिकल 359 बहुत सारे ऐसे प्रावधान राष्ट्रपति आपातकाल से जुड़े बदलाव किए गए। जैसे आर्टिकल 352 का राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रावधान है उसका बदलाव हुआ और यह कहा गया कि राष्ट्रपति सिर्फ कैबिनेट के लिखित सुझाव के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। यहां तक कि आर्टिकल 352 के तहत आंतरिक अशांति के प्रावधान को सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन का प्रावधान कर दिया गया, ताकि आंतरिक अशांति का कोई फायदा उठाकर कोई आपातकाल ना लगा सके।
इतने सारे बदलाव एक संवैधानिक संशोधन ने दोबारा किए। इतना ही नहीं, यहां पर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, संसदीय अनुमोदन को भी इंपॉर्टेंस दी गई। अगर आपातकाल लगता है तो इसके बाद, राष्ट्रीय आपातकाल के बाद 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी से पारित किया जाना चाहिए, वरना आपातकाल हटा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आपातकाल को हटाने के प्रावधान भी लाए गए। आपातकाल अब यहां इन सदनों में प्रस्ताव के द्वारा हटाया भी जा सकता है, राइट। यहां पर स्पष्टीकरण मौलिक अधिकारों पर भी दिया गया, संरक्षण पर भी दिया गया। यह कहा गया आर्टिकल 20 और 21, यानी दोष सिद्धि के केस में संरक्षण और स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन जीने की स्वतंत्रता को राष्ट्रीय आपातकाल लगते हुए भी यहां पर हटाया नहीं जाएगा, राइट। तो क्या आज भी आप देखते हैं कि ऐसा आपातकाल लगाया जा सकता है? जवाब है ना। 44 संवैधानिक संशोधन ने ऐसे संरक्षण लाए हैं कि आज ऐसा राष्ट्रीय आपातकाल लगाना और दुरुपयोग करना मुश्किल है। कैसे? अगर आप राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हो तो पहली बात तो कैबिनेट का लिखित सुझाव चाहिए। अगर आपातकाल लग भी गया तो लोकसभा राज्यसभा में विशेष बहुमत के साथ इस आपातकाल को अनुमोदन मिलना चाहिए। अगर लोकसभा सत्र में नहीं भी अंतराल है तो कम से कम राज्यसभा में अनुमोदन मिलना चाहिए, राइट। इसके बाद लोकसभा राज्यसभा में प्रस्ताव भी आ सकते हैं इस आपातकाल को हटाने के लिए। इतना ही नहीं, यहां पर सुप्रीम कोर्ट में भी कार्रवाई हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई के लिए चीजें जा सकती है। सो दैट्स वाई आप देखते हो कि इस तरीके का आपातकाल तो नहीं लगा सकते। और अगर ऐसा आपातकाल लगा भी तो आर्टिकल 20 और 21 यहां निलंबित नहीं किए जाएंगे, राइट। दूसरे आर्टिकल्स, दूसरे फंडामेंटल राइट्स को निलंबित किया जा सकता है, हालांकि आदेश के द्वारा, लेकिन उसमें भी आप देख रहे हो बहुत सारे चेक्स एंड सेफगार्ड्स हैं आपातकाल को लगाने और आपातकाल को हटाने के लिए। तब भी होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां से हमें कुछ लेसन्स मिलता है। सबसे पहले ये कि हमारे पास न्यायपालिका बहुत ही स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। जब आपातकाल लगा तो हाई कोर्ट्स ने बहुत सारे लोगों को जेल में जबरन ना बंद करने और उनके आर्टिकल 21 को संरक्षित करने के लिए जजमेंट्स दिए। लेकिन बाद में जब ये केसेस सारे सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्ज होकर गए, एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला में, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के समर्थन में और लोगों के खिलाफ एक निर्णय दिया, ये कहते हुए कि जब आपातकाल लगा हुआ है तो जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 की कोई मान्यता नहीं है। यहां से यह समझ में आता है कि अगर न्यायतंत्र निष्पक्ष होगा तब आप आसानी से यहां लोगों की स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित कर पाएंगे, चाहे आपातकाल भी लगा हो। इसके साथ साथ आपातकाल के समय पर मीडिया को निशाना बनाया गया, क्योंकि मीडिया वह संस्थान है जो कि हमारे लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा जाता है, चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगर मीडिया आजाद होगा तो यहां लोकतंत्र सुनिश्चित होगा अच्छे से। मजबूत विपक्ष और नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि लोकतंत्र बचा जा सके और लोकतंत्र में विविध तरीके के सुझाव दिए जा सके और इन सुझावों की अपनी मान्यता हो। इसके साथ साथ संवैधानिक नैतिकता को माना जाना चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ठीक से फॉलो हो, इसके लिए भी हमारे प्रावधान बने होने चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है। इसके बाद शबरीमला से लेकर लेटेस्ट आपके जितने पुट्टा स्वामी से लेकर जितने भी जजमेंट्स हुए हैं जिन्होंने भारत में आर्टिकल 21 की व्याख्या को बढ़ाया है और मजबूत किया है, यहां संवैधानिक नैतिकता की बात जरूर उठी है। यूपीएससी में एक निबंध के प्रश्न में भी संवैधानिक नैतिकता की बात होती है, यानी संविधान की नैतिकता को मानते हुए हमारे सारे कार्य होने चाहिए, चाहे वो विधेयिका के हों, चाहे वो कार्यकारिका हो के हों। और अगर कोई संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ जाता है इस तरीके की चीजों का दुरुपयोग करके, तो यहां उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, इन कदमों को खारिज भी किया जाना चाहिए ताकि संवैधानिक नैतिकता के माध्यम से हमारा लोकतंत्र बचा रहे। बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है? क्या इमरजेंसी लगाना सही था? इंदिरा गांधी के पहले भी 2 बार इमरजेंसी लगाई जा चुकी थी, तो इसके बारे में जरूर बताइएगा कब कब लगाई गई, और क्या तीसरी इमरजेंसी लगाते टाइम दूसरी वाली इमरजेंसी कंटिन्यूड थी, एग्जिस्टिंग थी, इसके बारे में भी सोचिएगा और अपने विचार बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।